बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स, कैसे हैं सब लोग? आप लोग आई होप सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 1.2 तक मैंने करवा दिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये है जी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, जो कि बच्चों को लगती है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ठीक है, मतलब मुश्किल लगती है। तो अब इस बुक में ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें से लॉन्ग आ सकता है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट जी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आसान सी एक्सरसाइज है, बस समझ लेनी है ध्यान से। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 नंबर्स। मतलब हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है। अब बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे देखो 4 5 6 7। अब ये हैं सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं। अब क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमें मालूम क्या करना है, और उसके बाद हमने देखना है हमें डेटा क्या गिवन है। तो हमने मालूम करने हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम इसको सपोज करते हैं जी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं जी, लेट x। अगर एक नंबर हो x, तो इससे अगले वाला नंबर क्या होगा? x प्लस 1। देखो एक नंबर है 4, तो इससे अगले नंबर वाला नंबर क्या होगा? 5 होगा। कैसे मिलेगा? 4 प्लस 1 5। तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 5 प्लस 1 6। तो इसी तरह हमने क्या सपोज कर लेना कि अगर एक नंबर x है, तो इससे अगला नंबर x प्लस 1, और इससे अगला नंबर फिर एक प्लस कर दो, तो बन जाएगा x प्लस 2। तो इसका मतलब ये हमारे 3 consecutive नंबर्स होंगे। बी द 3 consecutive। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारे consecutive नंबर्स हैं जी ये x, x प्लस 1, x प्लस 2। अब कंडीशन देखो, क्या है कंडीशन? सम ऑफ 3 consecutive numbers is 42। मतलब तीनों का जो सम है वो है जी 42। तो तीनों को आपने प्लस कर देना है, और किसके इक्वल रख देना है? 42 को इक्वल रख देना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो अब इसको प्लस करो, x प्लस x कितना हो गया? 3x। 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया? 42 का। यहाँ से आपने x कैलकुलेट करने हैं। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल आ गया? 39 के। तो यहाँ से 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 13 3 तो x की वैल्यू आ गई जी 13। अब हमें x की वैल्यू आ गई। अब हम इसके नंबर्स बना लेते हैं। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बने जी? एक हो गया 13, दूसरा हो गया 13 प्लस 1 14, और तीसरा हो गया 13 प्लस 2 15। तो ये हैं जी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिनको प्लस करके क्या बनता है? 42 बनता है। तो चेक भी कर सकते हैं। 13 प्लस 14 कितना होगा जी? 27। 27 प्लस 3 42। तो देखो हमारा आंसर 42 आ रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको जरा ध्यान से समझना। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which length of AC is this. The area of triangle is 1 plus 15 square centimeter square. Find the length AB in the form of A into 3 square root plus B into 5 square root where A and B are integers। मतलब आपको एक रेक्टेंगल ट्राइंगल गिवन है। तो ट्राइंगल को आपको दो साइड गिवन है, और ट्राइंगल का एरिया गिवन है। ठीक है, अब पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। देखो हमें गिवन है AC की लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ AC कितनी है हमारी? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद हमें क्या गिवन है? हमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया क्या है जी? वो है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर,
और हमें ए सी के बाद ए बी की लेंथ गिवन है, लेकिन इसमें कुछ अननोन्स दो मौजूद हैं। आपने इन दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है और ए बी फाइंड करनी है। तो समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चले अब इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहला स्टेप देखो, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ए बी यहाँ पर बेस है और ए सी आपको पता है परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला बना 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला लगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो एरिया की वैल्यू हमें मालूम है, एरिया की वैल्यू है 1 + 15 स्क्वायर रूट, इसकी बेस की वैल्यू ये है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है। अब इसको सॉल्व करते जाओ, अब इनको मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करने हैं? अब मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। सीधा सा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा a इंटू 3 स्क्वायर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रूट, तो ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 15। अब b 5 स्क्वायर रूट, ये b इंटू 5 3 15 स्क्वायर रूट, और ये अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, 3 रह गया, ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर देखो जी हमारे पास बचा जी 3a और प्लस 5b। अब जो बगैर स्क्वायर रूट वाले हैं उनको कंबाइन कर लिया ये, अब इसमें से 15 स्क्वायर रूट कॉमन निकाल लेने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ एक इक्वेशन बन जाएगी ये। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन विदाउट 15 स्क्वायर रूट के आ रहा है, एक एक्सप्रेशन 15 स्क्वायर रूट में आ रहा है। अब हमने ये ऐसे 2 को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये वाला जो 2 था इसको ले जाओ राइट साइड पे, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है? कंपेयर कैसे करना है जी, ये हमारा देखो ये विदाउट स्क्वायर रूट 15 है और इधर विदाउट 15 स्क्वायर रूट ये पड़ा है, तो इसको इसके इक्वल रख देंगे, और ये इसका 15 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट है और ये 15 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ से हमें ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक हो गया, एक बन गई 3a + 5b, एक बन गई a + b। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मालूम है, या तो इसमें से a की वैल्यू फाइंड कर लो या कोएफिशिएंट कंपेयर करके एलिमिनेशन मेथड लगा लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये वैल्यू पुट कर दो जी इसमें, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आपने पुट कर दी जी इस इक्वेशन में a की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 × 3 6 ये बन गया। इसको सॉल्व करते जाओ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। अब b की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये a की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो अब ये a भी आ गया जी हमारे पास। ठीक है, अब बाकी जो हमारा आंसर था ए सी, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट कर दी जी 4 और b की वैल्यू पुट कर दी -2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा सॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा ही है, उसी तरीके का है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। क्या जी, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस 2 + 3 स्क्वायर मीटर एंड दिस मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वेयर ए एंड बी। बिल्कुल सेम। अब इसमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है। आपने वही एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, हमें पहली लंबाई मतलब फर्स्ट लेंथ हमें ये गिवन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 18 की फैक्टराइजेशन होती है 2 × 3 स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बाहर आ गया, ये हमारी फर्स्ट लेंथ आ गई। अब हमारी सेकंड लेंथ क्या है, सेकंड लेंथ हमारी ये है 5 - 4/2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको आपको पता है रैशनलाइज करना है, क्योंकि मोनोमियल 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 2 स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर नीचे स्क्वायर बन गया, नीचे वाला 2 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अब 2 इसको 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास लेंथ आ गई।
अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लेंथ, इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट लेंथ हमारी ये है, ठीक है, और सेकंड लेंथ हमारी ये आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया, ठीक है। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 स्क्वायर 4 हो गया, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू ये स्क्वायर 2 स्क्वायर होल का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल 10 प्लस, अब -4 इंटू 12 2 स्क्वायर हो, इसमें से ये माइनस हो जाएगा 11 रह जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल 16 से 12। तो ये आपका देखो ए बी खत्म हो गया और ए बी की वैल्यूज पुट कर दी, समझ लें डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का आंसर क्या है 11 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम है 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम है 68 और जिनका डिफरेंस है 22, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब सपोज कर ले लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। तो सपोज के लिए ये दो हमारे नंबर्स हैं जो रिक्वायर्ड है हमें, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं जी, इनका सम कितना है जी, सम इनका 68 है, फर्स्ट इक्वेशन, और इनका डिफरेंस जो है वो है 22, सेकंड इक्वेशन। तो अब आपको पता है ये दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, एडिंग 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे y y से कैंसिल, x प्लस एक्स 2x आ गया, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 2 8 और 1 9। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 90/2, तो x की वैल्यू आ गई 45। अब हम y फाइंड कर लेते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, चलें जी, पुट x इज इक्वल टू 45 किस में पुट करें, 1 में पुट कर देते हैं। तो 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, तो y की वैल्यू आ जाएगी 68 माइनस 45, तो y का आंसर आ गया जी 8 में से 5 3। तो ये जी हमारे x और y दोनों नंबर्स आ गए। सो नंबर्स क्या हो गए हमारे, ये हो गए जी 45 एंड 23। अब इसको देखो प्लस करके देखो, तो प्लस करके कितना बनता है जी 68 बनता है, और माइनस करके क्या बनता है जी, माइनस करके 22 बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समरी ऑफ 2024। लाहौर में मौसम गर्मा 2024 में गर्म रहता है। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। तो रिपोर्ट किया टीवी न्यूज चैनल ने कि 48 डिग्री रहेगा। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अब आपको पता है ये फिजिक्स का क्वेश्चन समझ लें, ये फ़ारेनहाइट को में है टेम्परेचर, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे करना होता है। इसका ये फार्मूला क्या मैंने फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, तो आपने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना, बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है। क्या करना है जी, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब सेंटीग्रेड में गिवन है, आपने C की वैल्यू पुट कर देनी है 48 डिग्री। अभी पुट कर दो जी 9/5, C की जगह पे 48 पुट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस 32। चलें इसको मैं इवेल्युएट कर लो, तो 9 इंटू 48 ओवर 5 प्लस 32। आप इसको करो, इसका पॉइंट में आंसर निकाल लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 86.4 आंसर आ जाएगा। अब इसको प्लस कर लो, तो ये बन जाएगा जी 6 + 2 8, 8 + 3 118 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये इसका
आंसर आ जाएगा। तो देखो जी, आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा क्वेश्चन है। अब ये एज वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। मतलब फादर और सन की एज को प्लस करें तो 72 बनता है। 6 years ago, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी ना, वो सन की एज के 2 times थी। समझ आ गया? What was son's age 6 years ago? तो बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी है या कितनी थी, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है कि कौन कौन सी एज किसकी है। सपोज क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जी एज ऑफ फादर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कर लें, मतलब फादर की एज एट प्रेजेंट है x, ठीक है। इसी तरह एज ऑफ सन, इसको हम सपोज कर लेते हैं y। अब देखो पहली कंडीशन तो समझ आ जाएगी कि दोनों की एजेस का सम जो है ना, वो है 72 ईयर्स। लो जनाब, ये हो गया हमारा पहली कंडीशन। पहली कंडीशन होगी कि फादर और सन की एज हो गई 72। अब अगला क्वेश्चन, अब 6 साल पहले, तो एज ऑफ फादर, अब देखो 6 years ago, अब हम इसको करते हैं 6 साल पहले की एज। तो 6 साल पहले एज ऑफ फादर कितनी होगी? ऑब्वियस बात है, 6 साल माइनस कर दो। इसी तरह एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? 6 साल पहले, ऑब्वियस बात है, इसमें से 6 माइनस कर दो। ठीक हो गया, 6 साल पहले इतनी एज हो गई। एट प्रेजेंट ये है और 6 साल पहले ये हो गई। अब आपने क्या करना है जी, कंडीशन बनानी। क्या जी? 6 years ago फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। जो फादर की एज है ना 6 साल पहले, सन की एज के 2 times थी। तो समझ आ गई बात, फादर की एज सन की एज के 2 times थी 6 साल पहले। अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 6 2y माइनस 12। अब इसको इस तरफ ले आओ 6 को राइट साइड पे ले जाओ, तो x माइनस 2y ये इक्वल आ गया माइनस का 6। अब ये देखो जी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या होगा, क्या हम करते हैं, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करते हैं तो x माइनस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। चले, हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सीधा लिख देता हूँ सॉल्विंग 1 एंड 2, या सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल कितना है? 72 का, ठीक है। और x माइनस 2y ये इक्वल कितना है? माइनस 6 के। चलो जी, माइनस करता हूँ, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गई, तो y प्लस 2y कितना हो गया? 3y। 72 प्लस 6 78। y की वैल्यू फाइंड कर लो, 78/3। 3 2 6, 3 6 तो y की वैल्यू आ गई 26। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम x निकाले, हमने फाइंड करना व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। अब y फाइंड कर लिया तो x फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है जी, हमने y रखा हुआ है सन्स एज। तो अब एट प्रेजेंट सन की एज हो गई 26, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? एट प्रेजेंट सन्स एज कितनी होगी? 26 years। तो 6 साल पहले कितनी होगी? तो क्या लिखेंगे? सन्स एज 6 years ago, 6 years ago। तो क्या करना है, इसमें से 6 माइनस कर देना। तो सन की एज कितनी हो गई 6 साल पहले? 20 साल। तो बताओ, समझ आ गया जी? ये हमारा आंसर है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया जी 6। समझ आ गई बात? अगर वो कहता फादर की एज भी निकालो तो फादर की एज भी निकाल लेते हैं हम, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ सन्स की एज निकालनी है 6 years ago। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये बुक पे हो सकता है स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट
इन द बुक, हो सकता है वो ठीक कर दी हो, लेकिन अभी तक जो बुक मौजूद है उसमें तो वो गलत है, उसके हिसाब से तो क्वेश्चन और आंसर आएगा। जो सही वाली स्टेटमेंट है ये मैंने अब लिख दी है, ये हमारी सही वाली स्टेटमेंट है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या है जी, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मीरा ने एक टॉय को बॉट किया है 1500 रुपए में, ठीक है। अच्छा जी, उसको उसने सेल कर दिया उसको उसने सेल कर दिया 1520 रुपए में। तो बताएं मिरहा का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाला, तो इसका आपको मालूम है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्या जी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी, कॉस्ट प्राइस हमारी है 1500 की चीज खरीदी, सेल प्राइस कितनी है 1520 में सेल कर दी, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, जब सेलिंग प्राइस क्रॉस प्राइस से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, कम हो तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 20 रुपए का हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस है हमारी 1500, ठीक है। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, ये मैं पहले का सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। चले जी, हाँ जी, कितना है जी प्रॉफिट 20, प्रॉफिट 1500 हमारी कॉस्ट प्राइस है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। अब यहाँ से ये 0 0 से कैंसिल, ये 4 5 जार 4 3 जार, तो इसको 4/3 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.33%। तो मतलब उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 1.33% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो एनुअल इनकम, अब ये कुछ इनकम शिनकम वाला सवाल आ गया। एनुअल इनकम सार उसने सारी चीजें टच की हैं, एक सवाल देता है उन्हें, वो सारे में सारी, अब कभी प्रॉफिट पे आ जाएगा, कभी एनुअल इनकम पे आ जाएगा, अब अगले क्वेश्चन में वो उस पे आ जाएगा, इनकम टैक्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आएगा, ठीक है। तो ऐसी सी ये वर्ड प्रॉब्लम बनाई हुई है। चलते हैं। while at exempted amount in is rupees, एक आदमी की जो के नाम है उसका तय, उसने 9,60,000 उसके पास एनुअल इनकम है, उनकी एनुअल इनकम है जी, उसको एग्जेम्प्टेड है, जिस इनकम पे टैक्स नहीं लगता, 1,30,000 रुपए इसको टैक्स नहीं लगता। हाउ मच वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ, तो अगर उसको इतने पे टैक्स नहीं लगता तो फिर उसको 0.75% के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया। चलो टैक्स पे कर करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आगे भी टैक्स ही पे करेंगे हम, सहूलतें तो मिलनी कोई नहीं। चलो एनुअल इनकम क्या है जी, 9,60,000 कितनी रकम एग्जेम्प्टेड है, इसमें से कितनी माइनस करनी है, ये तो फॉर्मूला बनता है टैक्सेबल अमाउंट का एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड। तो अब 9,60,000 में से 1,30,000 एग्जेम्प्ट कर दी, 8,30,000 आ गई। अब हमने क्या करना है, इस पे टैक्स निकालना है। अब इस पे टैक्स निकालना है, ये जो हमारी अब इनकम आई है ये वाली एग्जेम्प्ट करने के बाद, इसका टैक्स का परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज का पता है जी, टैक्स परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेशो। टैक्स रेशो है जी हमारी 0.75 और इतनी इनकम है। चलो जी, ये अब हम इसका टैक्स निकाल लेते हैं। 0.75 को 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को खत्म करते हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करोगे तो इतने टैक्स उसने तैयब ने पे करना है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। 3,75,000 पे आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है 14% के हिसाब, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एक परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें पिछली अमाउंट भी ऐड होती रहती है, तो उसके लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और होता है, ठीक है। तो अब इस पे हमने लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलो जी, ए जो कि हमारा अमाउंट है, टोटल कंपाउंडेड अमाउंट जिसको बोलते हैं, ये फाइंड करनी है। पी हमारा प्रिंसिपल होता है, जितनी अमाउंट में हमने निकालना है,
आर हमारी रेशो होती है, रेट होता है, 14% है, टी टाइम होता है, 1 होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 मल्टी होल की पावर टी। अब पी हमारा प्रिंसिपल है 3,75,000, 14% रेशो है, 100 से डिवाइड करना है, टी टाइम है, यहाँ पे 1 रख देना है, तो 1 रखने से वही का वही आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, ये आ गया। अब इसका आंसर निकालो कैलकुलेटर से, इवेलुएट करने से 44,27,500 जो है इसका कंपाउंडेड अमाउंट आ गया। अब कंपाउंडेड अमाउंट ये आ गया। अब इस पर कंपाउंड मार्कअप कितना पड़ा, तो इसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देनी है, तो कंपाउंडेड अमाउंट में से प्रिंसिपल अकाउंट माइनस कर दो, ये हमारा कंपाउंड मार्कअप आ गया 52,500। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बड़े आसानी से मैंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता समझाइए ताकि सारे क्वेश्चन से समझ आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज।